welcome in AgriHook coaching classes. I am Siddharth Soni. In this session, we'll discuss about the wells. है ना? In previous lecture, सबसे पहले छोटा सा एक रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि ग्राउंड वाटर बेसिकली होता क्या है ना? किस तरीके से अर्थ सरफेस के नीचे ग्राउंड वाटर आता है ना? किस तरीके से ग्राउंड वाटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कितने जोन होते हैं अर्थ सरफेस के नीचे, हमने वो सारी चीजों के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था जो कि क्या करता है, अपने अंदर पानी को जमा करके रखता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूफर बोलते हैं, है ना? एक्यूफर आपके चार प्रकार के हो रहे थे। एक्यूफर के अलग अलग टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, उसके जैसा वो दिखता है, जैसा उसका रूप है, उसके अकॉर्डिंग चार प्रकार के थे। एक्यूफर अलग था, उसके बाद एक्यूक्लूड था, उसके बाद एक्यूफ्यूज था, है ना? और उसी के बाद में एक और था एक्यूटार्ड, है ना? तो बेसिकली चार टाइप के स्ट्रक्चर थे, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो कर रहे थे। वो सारी चीजें मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया था, है ना? फिर हम लोगों ने नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था कि एक्यूफर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें हमने पोरोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि बेसिकली एक्यूफर में किस तरीके से अफेक्ट करता है पोरोसिटी, उसको हमने समझा था। दूसरा हमने समझा था कि एक्यूफर जो होता है उसमें स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है ना, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है ना? उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि डार्सी वेलोसिटी क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, मैंने कल आप लोगों को सॉल्व करवाए थे इन द लेक्चर, है ना? तो वो सारी चीजें आपका बेसिक्स है इन द ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। वो सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट कर दी है। अब हमारा जो है मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से हम लोग वेल पढ़ेंगे, वेल्स के बाद पंप्स का सेक्शन है, पंप्स के बाद फिर आपके इरोजन्स वाले जो सेक्शन है। अब यहाँ से जो है मेन मेन सेक्शन आप लोगों के हम लोग पढ़ने वाले, है ना? तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजों को हम लोग जो है वन बाय वन जो है देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वेल की। वेल हम लोगों ने बताया था कि हमारा क्या था, दिस इज द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे हमारा जो है, यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से आप लोगों के कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था। जैसे अर्थ सरफेस से नीचे आते थे, सबसे पहला हम लोगों को क्या मिलता था, यहाँ पे यू विल सी द अनकन्फाइंड एक्यूफर ईयर। ये क्या होता था, अनकन्फाइंड एक्यूफर होता था। और अनकन्फाइंड एक्यूफर के नीचे आपकी एक इम्परवियस लेयर होती थी। इम्परवियस लेयर के नीचे आप लोगों का कुछ वाटर यहाँ पर जो है स्टोर होता था, जो कि इस वाटर का प्रेशर बिल्कुल हाई होता है ना? इस जो यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है, दैट्स द प्रेशर ऑफ दिस वाटर विल बी वेरी हाई। ओके, यहाँ जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन यहाँ जो थिकनेस होती है इसकी वो फिक्स रहती, कांस्टेंट रहती। कैसे? क्योंकि सर ये भी इम्परवियस लेयर होती है और ये वाली भी इम्परवियस लेयर होती है। मैंने डायग्राम में पूरी चीजें इसको समझाया था कि है ना, ये दोनों इम्परवियस लेयर के बीच में जो पानी आपका जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, दिस इज द वाटर जो दो इम्परवियस लेयर के बीच में जमा हुआ है, और यही जो है हाई प्रेशर से हम लोगों को जो है इसके बीच में जो है देखने के लिए मिलता है। कैसे आता है? तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिपिटेशन ये पानी जाकर के पत्थरों के छिद्रों में जाकर के क्या हो जाता है, जमा होता है, और यहाँ पर कई सालों बाद ये ग्राउंड वाटर जमा होता है। ये अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है। जो ऊपर का होता है ये अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है। अनकन्फाइंड एक्यूफर का जो वाटर लेवल है कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन कन्फाइंड में ऐसा नहीं होता। कन्फाइंड में अमाउंट ऑफ द वाटर हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा, है ना? कन्फाइंड का पानी कभी खत्म नहीं होता। और इम्परवियस लेयर के तो अब बेसिकली क्या होता है, अब भाई मेरे को इस वाटर को मेरे को यूज करना है फॉर द इरिगेशन पर्पस। अब जमीन के अंदर ही पड़ा हुआ है ना? तो अगर क्या होता है, जब कभी कंडीशन ऐसी हो गई कि मेरे पास सरफेस वाटर खत्म हो गया, वी आर परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन द लैंड, और भाई मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के थ्रू जो है अपनी जो है खेती कर रहा हूँ, है ना? है ना? तो ग्राउंड आप लोगों ने वाटर सोर्सेस देखा होगा इंडिया में किस तरीके के होते हैं। दो तरीके के वाटर सोर्सेज होते हैं, सब सोर्सेस, सब वाटर सोर्स होता है, और दूसरा क्या होता है, हमारा सरफेस सोर्स होता है। तो सरफेस सोर्स में हम लोग बात करते हैं रिवर की, कैनाल्स की, है ना? तो मान लो अगर वो हमारे आसपास में नहीं है, वो हमारे आसपास में नहीं है, और मैंने क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस परफॉर्म करना चाहा, मैंने क्या किया, एक मैंने खेत लिया, वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब खेती करना चाह रहा हूँ, वहां पर मैं प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ किसी भी क्रॉप का। सो भाई डिमांड किस चीज की है ना? क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो मुझे नीड होगी वाटर की, है ना? सॉइल की तो होगी, सॉइल के बाद में मुझे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिपेंड होऊंगा किस पे? अब मेरे आसपास में ना तो रिवर है, ना तो कैनाल है, ना तो कोई भी चीज है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है ना, मैं तो इरिगेशन के लिए डिपेंड करूंगा किस पे, सब सरफेस वाटर सोर्सेस में। सब सरफेस पे जब मैं डिपेंड करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जब इस वाटर को मेरे को जो है यूजेस करना होता है, इस वाटर का मेरे को यूज करना होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेल फॉर्मेशन करता हूँ,
है ना। वेल फॉर्मेशन करता हूँ, कुआं खोदता हूँ और कुएं के हेल्प से मैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द पंप एंड अदर कंडीशंस मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वाटर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो वाटर को विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द वेल हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन पर्पस, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पर्पसेस, उस वाटर का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो वेल वही होता है बेसिकली, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्राउंड वाटर को एक्यूफर से निकालने के लिए, है ना। तो बेसिकली अब देखो वेल दो टाइप्स के होते हैं, है ना, अलग अलग दो टाइप्स के वेल्स अभी मैं बताऊंगा। एक वेल होता है बेसिकली, उसको बोलते हैं ओपन ओपन वेल, है ना, और दूसरा वेल होता है हमारा ट्यूब वेल। ओके, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द वेल यू विल डिस्कसिंग अबाउट इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सिविल वालों को भी यही सेम टॉपिक रहता है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट हम लोगों को जो पढ़ना पड़ता है इसमें केवल हम लोग दो टाइप के वेल्स के बारे में बात करते हैं। पहला जो वेल होता है ओपन टाइप वेल कहते हैं उसको, दूसरा हमारा जो वेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब वेल। अब जो ओपन वेल होते हैं, अब जो ओपन वेल होते हैं वो हमारे जो हमारा अनकन्फाइंड एक्यूपर होता है ना, ये अनकन्फाइंड एक्यूपर तक बना होता है ना, अनकन्फाइंड एक्यूपर में बने होते हैं ओपन वेल। और जो हमारे ट्यूब वेल होते हैं, है ना, तो देखना कभी भी कि जैसे ही हम लोग कुआं खोदते हैं, है ना, तो धीरे धीरे करके हम लोग एक डिप्थ तक नीचे तक जाते हैं। तो जो हमारा ओपन ट्यूबवेल्स होते हैं ना, सॉरी ओपन वेल जो होते हैं, वहां पर धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है और धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग अनकन्फाइंड तक जा रहे हैं। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, अनकन्फाइंड तक जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं। ओके, आप लोगों ने ट्यूबवेल देखा होगा घर में, जो बोरवेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, तो जब जब उनको क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे तक जो ग्राउंड वाटर हमारा प्रेजेंट होता है वहां तक हम लोग जो है इसका खोदते हैं, है ना, अंदर तक उस डिप्थ तक जाते हैं। तो दो टाइप के वेल होते हैं, अभी मैं पूरी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करके फिर डेफिनेशन पे आता हूँ। तो ये वाले जो वेल होंगे, जो ट्यूबवेल होते हैं, ये कन्फाइंड एक्यूफर में बने होते हैं, और जो ओपन वेल होते हैं हमारे, ये क्या बने होते हैं, अनकन्फाइंड एक्यूफर में बने होते हैं। बस इतना चीजें अभी याद रखना है ना। तो अब यहाँ से हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन चीजों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे ना। ये तो बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन था वेल का, किस तरीके से आप लोग जो है एक बेसिक आइडिया कि अब पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे चीजों को देखेंगे अब, ठीक है। एक्यूफर अभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, एक्यूफर लास्ट तक अभी हमको पढ़ना है। एक्यूफर जो है पूरे ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में एक्यूफर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड अभी हमको देखना ही पड़ेगा ना, बहुत सी चीजें इसमें कनेक्ट करेगी। ओके, वेल क्या होता है, वेल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्राउंड वाटर को एक्यूफर से निकालने के लिए। अब एक्यूफर तो दो टाइप के होते हैं, कन्फाइंड भी होते हैं, अनकन्फाइंड भी होते हैं। तो मैंने दो टाइप के बता दिए, तो भाई अब वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक्यूफर मतलब कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, वहां से हमको क्या करना है, वाटर को निकालना है ना। जो अनकन्फाइंड एक्यूफर के जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, जो वाटर का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हमें पीजोमेट्रिक सरफेस कहते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं। दो टर्म्स मैंने बताया था ना। तो ग्राउंड के नीचे से ग्राउंड वाटर को निकालना वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग वेल कहते हैं, है ना। तो हम लोग वैसे तो बेसिकली सर्कुलर शेप के वेल्स हमारे यहाँ पर बनते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ डायामीटर होता है, कुछ ना कुछ उसकी रेडियस होती है ना। तो बेसिकली वो चीजें आप लोग याद रखेंगे, है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ वेल्स की अगर बात करें तो इन द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप लोगों को दो टाइप्स के वेल के बारे में पढ़ना होता है। पहला होता है डग वेल या फिर ओपन वेल। डग मतलब कि गड्ढा खोदना, है ना। डग मतलब डग करना, मतलब गड्ढा खोदना, अर्थ सरफेस के नीचे क्या करना, गड्ढा खोदना। तो भाई डग वेल या फिर ओपन वेल जो होते हैं, हम लोगों ने ग्राउंड सरफेस के नीचे क्या किया, डग वेल बनाया या ओपन वेल बनाया। इसका जो डायमीटर होता है बेसिकली लार्ज डायमीटर के होते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े घरों में जो है बहुत चौड़े कुएं बनाए जाते थे, है ना। क्यों बनाए जाते थे कि डगवेल बनाने से क्या होता था, मोस्टली आपका वाटर जो है ज्यादा आकर के एक जगह पे जमा होता था, है ना। तो इसका जो डायमीटर होता था, है ना, डगवेल का बेसिकली बहुत बड़े होते थे, चौड़े होते थे, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे हमारे पास स्पेस था, पहले गांव में लोगों के पास स्पेस बहुत होता था, है ना। उनकी घरों में जो जमीन बनी, जमीन में वो घर बनाते थे, तो उनके पास एक स्पेस बहुत ज्यादा होता था, तो स्पेस में वो यूटिलाइज करते थे, है ना। तो वही लार्ज डायमीटर के। लेकिन जब आप शहरों में रहने लगे तो कुएं का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, वेल्स का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, है ना। हम लोग बोरवेल्स करवाने लगे, क्योंकि बोरवेल्स का साइज क्या था, कम था, उसका डायमीटर क्या था, कम था। तो दैट्स वाई हम लोग फिर बोरवेल्स में आए। तो देखो लार्जर डायमीटर जो होता है ना, बेसिकली ओपन वेल में लार्जर डायमीटर आपको देखने के लिए मिला। सैलो डिप्थ के होते थे सर ये, है ना। डिप्थ इनका जो है सैलो डिप्थ का होता था, गहरा कम गहरे होते थे, एंड मोस्टली यूज इन कन्फाइंड एक्यूफर। जो भी ये यूज होते थे बेसिकली कन्फाइंड एक्यूफर में आप लोगों के बनाए जाते थे। तो इजीली आप लोग यहाँ समझ जाएंगे कि जो डग वेल या ओपन वेल होते हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं सर, अनकन्फाइंड एक्यूफर में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगले जो वेल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या होते हैं, इनका डायमीटर बेसिकली कम होता है। ओके,
कम डायमीटर वाले जो वेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबवेल। डीप वेल होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, क्योंकि गहरे होने का मतलब कि हम लोग अनकन्फाइंड तक जा रहे हैं, है ना। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पहले तो हमको अनकन्फाइंड मिलेगा सर, उसके बाद में जाकर के क्या मिलेगा, कन्फाइंड मिलेगा। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ता है इनके लिए हम लोगों को, है ना। तो जब ये बोरवेल का पानी कभी खत्म नहीं होता, कुएं सूख जाते हैं लेकिन बोरवेल कभी नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता, क्योंकि कन्फाइंड एक्यूफर तक वो बने होते हैं, है ना। पत्थर लगना और अच्छा होता है क्योंकि वहां पर इम्परवियस लेयर से नीचे जाकर के, तो बेसिकली यही सारे कंसेप्ट होते हैं ना कि कन्फाइंड एक्यूफर में पानी कभी खत्म नहीं होता, अनकन्फाइंड में जो है खत्म हो जाता है। तो देखना कुएं बहुत जल्दी सूख जाते हैं लेकिन कभी आपने बोरवेल्स कभी सूखते नहीं देखा होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूबवेल का डायमीटर होता है ये बहुत कम होता है, स्मॉल डायमीटर के बने होते हैं, डीप वेल होते हैं, यूज्ड इन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर। कभी कभी अकॉर्डिंग टू द वाटर एरिया भाई हम लोगों को लेना पड़ता है। पानी अगर कभी जल्दी मिल गया तो उस कंडीशन में हम लोग अनकन्फाइंड तक ही चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है कन्फाइंड में बने होते हैं, ये याद रखना। तो वेल की एक साइंटिफिक डेफिनेशन ये होती है कि इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर डग इन अ ग्राउंड फॉर पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग ग्राउंड वाटर टू द अर्थ सरफेस। बस अर्थ सरफेस में हम लोगों को ग्राउंड वाटर को लाना है ना। अर्थ सरफेस के जितने भी नीचे का जो पानी होता है उसको हम लोगों को क्या करना है, अर्थ सरफेस तक लाना है। किस काम के लिए भाई, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, उन सभी चीजों के लिए हम लोगों को लाना होता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हम लोगों का यूज होता है। अब ये जो सारी मैं टर्मिनोलॉजीज अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, है ना। वेल केसिंग, वेल स्क्रीनिंग, है ना, फिर ड्रॉ डाउन, फिर आप लोगों का कोन ऑफ डिप्रेशन, है ना। फिर अभी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीजें अब मैं बताने वाला हूँ वो सारी न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। तो अभी जो है बिल्कुल बेसिक वे में ध्यान देना है क्या क्या चीजें मैंने बताया। देखो सबसे पहला वेल का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेल केसिंग। वेल केसिंग क्या होती है, देखो जैसे हम लोगों ने कुआ खोदा या बोरवेल्स खोदा या ट्यूबवेल्स बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने वेल खोदा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं, है ना। उसके चारों तरफ क्या करते हैं, पाइप स्ट्रक्चर लगाते हैं। पाइप लगाने का मकसद क्या होता है कि भाई उससे हम लोगों को जो वेल हम लोगों ने बनाया उसको सपोर्ट मिले। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अर्थ सरफेस के नीचे गड्ढा खोद रहे हैं, है ना। ये अर्थ सरफेस के नीचे गड्ढा खोद रहे हैं ना, लंबा इतना हम लोगों ने क्या किया, वेल बनाया। अब ये ट्यूबवेल मान लो, इसको ट्यूबवेल हम लोगों ने खोदा। तो अब क्या होगा, अगर मान लो मैंने अर्थ सरफेस से नीचे यहाँ पर खोदा, तो भाई यहाँ पर तो ये सॉइल है ना, ये क्या है, सॉइल है। ये पूरे पहले क्या थे, ये सॉइल जो थे कनेक्ट थे। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है ना। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, है ना। दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स को हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं, है ना। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो है कोहेजन फोर्स लगता है। तो भाई सारे सॉइल पार्टिकल्स क्या थे, पहले यहाँ पे कनेक्ट थे एक दूसरे से। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, विद द हेल्प ऑफ द मशीन, विद द हेल्प ऑफ द हैंड, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे वेल फॉर्मेशन की। अब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर केसिंग ना दूं, है ना, यहाँ पर मैं केसिंग ना दूं और डायरेक्टली मैं केवल मिट्टी की ही लेयर रहने दूं, तो क्या होगा, जैसे जैसे उसमें वाटर आएगा, है ना, जैसे जैसे इसमें अगर मान लो वाटर आया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सप्लॉइड होना स्टार्ट हो जाता है, कोलेप्स होना स्टार्ट हो जाता है, क्या, मिट्टी, है ना। मिट्टी जो होती है, जैसे ही उसमें पोर्स में वाटर भरा तो भाई ये इस छेद में जाकर के फिर से जमा होने लगती है, तो इस वजह से फिर मेरे को केसिंग देना पड़ता है। तो बेसिकली एक इट इज अ सिंपल पाइप विच सपोर्ट द वेल। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने गड्ढा खोदा वहीं पर जाकर के हमने उसको पाइप को लगा दिया। तो जो ये आप जो चारों ओर की जो ये वो है लेयर है, पाइप के चारों ओर का जो आवरण है, बेसिकली इसी को हम लोग वेल केसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पाइप विच सपोर्ट अ वेल, दैट इज कॉल्ड द वेल केसिंग। इट प्रिवेंट फ्रॉम द कोलेप्स ऑफ द। अब भाई जैसे ही आपने स्ट्रक्चर लगा दिए तो आसपास की मिट्टी को जो है, अब वो नीचे गिरना भी चाहेगी तो नहीं गिर पाएगी ना। तो कोलेप्स से बचाने के लिए वेल केसिंग की जाती है, ये याद रखना। दूसरा होता है वेल स्क्रीनिंग। मान लो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक हमने गड्ढा खोदा, मैंने कन्फाइंड तक गया हम लोग, या अनकन्फाइंड तक हमने कन्फाइंड के अंदर में गए। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ सरफेस के नीचे कंप्लीटली वाटर ही है, वाटर के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के सॉइल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती है। तो देखिए जब आप अनकन्फाइंड में कन्फाइंड एक्यूफर के अंदर में जाते हो, है ना, अनकन्फाइंड से आगे बढ़ते हो, कन्फाइंड में जाते हो, सो जैसे ही अनकन्फाइंड के नीचे जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है इस जगह पे, कि यहाँ पर वाटर के साथ साथ में, यहाँ पर वाटर के साथ साथ में जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स है, जितनी भी मिट्टी है, छोटे छोटे कण है, वो भी क्या होते हैं, पानी के साथ ऊपर आने लगते हैं, है ना, इस कुएं के अंदर ना। एकदम से पानी यहाँ से जो है हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आते हैं। तो वो पार्टिकल्स ना आए, हम लोगों को केवल जरूरत किसकी, पानी की है ना। हम लोग वी वांट द प्योर वाटर ना, फ्रेश वाटर हम लोगों को चाहिए।
तो भाई हम सॉइल पार्टिकल मिट्टी थोड़ी पियेंगे, तो है ना, तो इस वजह से फिर हम लोगों को वेल स्क्रीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं, ओके, एक छलनी जैसे बोलते हैं उसको, तो लगा देते हैं। इट इज अ परफोरेटेड टाइप पार्ट, वाटर कम्स एक्यूफर टू द वेल, जिसके थ्रू हम लोग एक्यूफर से वाटर को वेल तक पहुंचाते हैं फ्रॉम दिस पार्ट, है ना। केवल वाटर इसमें लेते हैं, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स या जो दूसरी चीजें होती है उसको हम लोग हटा देते हैं, है ना। वाटर एंट्री लेते हैं, सैंड कंट्रोल हम लोग इसमें करते हैं। तो कुछ अमाउंट अब तो भाई जैसे अगर वेल स्क्रीन का मेसिंग जो होती है, मेसिंग मतलब कि वेल स्क्रीनिंग में जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं कि जिससे हम लोग वाटर को आने दे रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, मेस होते हैं, तो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ तो पार्टिकल्स आती हैं, लेकिन कुछ जो है वहीं पे रह जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करते हैं बेसिकली ये, है ना। तो ये याद रखेंगे। रेडियस ऑफ वेल की बात करें तो देखिए, अब वेल क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ वेल की, तो दो टाइप के वेल मैंने बताया, ओपन और ट्यूब, है ना। तो भाई जैसे अगर मान लो दिस इज द वेल, ओके, तो हम लोग बेसिकली इन द इंडिया सर्कुलर टाइप्स ऑफ द वेल आप लोगों को देखने के लिए मिलता है मोस्टली। मशीनें भी जो बन रही सर्कुलर बन रही, कई शहरों में ट्रेपेजॉइडल टाइप की बनती है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल उतना इफेक्टिव होता नहीं है, सर्कुलर ही मोस्टली बनाते हैं क्योंकि कम खर्चे में बन जाता है ना। तो इसमें जो इसकी एक बेसिकली रेडियस होती है ना, इसकी क्या होती है, एक रेडियस होती है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ वेल इज द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल ओपनिंग, ओके। ये जो ओपनिंग हम लोग यहाँ पर देते हैं सबसे ऊपर में, तो इसका रेडियस हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ओके। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ना, सिलेंड्रिकल ओपनिंग का रेडियस को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस, है ना। ये टोटल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लूँ तो ये हमारा क्या होता है, ये डायमीटर हो जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, सेंटर से, है ना, उसके सेंटर से कॉर्नर तक के पॉइंट का डिस्टेंस लिया, उसको हम लोग रेडियस ऑफ द वेल कहते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव वर्ड है, अभी यूज होगा आपके फॉर्मूलेज में, है ना। जब हम स्टेडी फ्लो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, जो हमारे ड्यूपिट्स ने दिया था, है ना, थीम्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, तो ये रेडियस ऑफ वेल वहां पे यूज होगा, है ना। वेल का हाफ डायमीटर होता है, न्यूमेरिकल्स में ऑलवेज गिवन होता है 0.1 से लेकर के 0.5, ये टिपिकल रेंज होता है ना। अब अकॉर्डिंग टू द वेल ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा आपको, है ना। तो वैसे तो 0.1 से 0.5 जो है मोस्टली इसमें देखा गया है ना, तो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्टार्ट हो रही है, टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, है ना। देखो मेन मकसद क्या है वेल बनाने का, कि भाई हमको क्या करना है, पानी को एक्सट्रैक्ट करना है ना, वेल के थ्रू जमीन के पानी को सरफेस तक लाना है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडीशंस। अब क्या होता है, जैसे मैंने वेल खोदा, है ना, तो जैसे हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं, है ना, दिस इज द वेल जो हमने बनाया। बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही मैंने इस वेल को यहाँ पर बनाया, तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लेवल तक पानी पहले से जमा होता है ना, कुछ ना कुछ अमाउंट तक पानी पहले से क्या होता है, इस कंडीशन में जमा होता है। तो जो वाटर की सबसे ऊपरी लेयर होती है, हम लोग उसको बोलते हैं क्या, वाटर टेबल, या फिर क्या बोलते हैं, या तो वाटर टेबल बोलेंगे या तो फिजियोमेट्रिक सरफेस बोलेंगे ना। तो बेसिकली पंप मैंने अभी नहीं किया है, केवल मैंने कुआं बना करके रख दिया है। कुआं में क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली इतना पानी पहले से आकर के भरा हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इतना पानी भरा हुआ है। और विदाउट पंपिंग जब मैं इसको मेजर करता हूँ, ओके, विदाउट पंपिंग जब मैं इसको मेजर करता हूँ, तो जहां तक मेरा पानी का जो है ऊपरी सरफेस तक जहां तक मेरा पानी भरा है, वो क्या है, वो जैसे का वैसा रहेगा, जब तक कि मैं वहां पर उसको क्या ना करूँ, छेड़ू ना, है ना, उसको मैं किसी भी तरीके से इफेक्ट ना पहुंचाऊं, है ना, जैसे जब तक मैं उसको छेड़ूंगा नहीं, जब तक वो पानी जैसे का वैसा बना रहेगा, तो उसी लेवल को मैं बोलूंगा कि स्टैटिक वाटर लेवल ऑफ द वेल, कि भाई वाटर लेवल इन विच इन वेल बिफोर पंपिंग स्टार्ट, है ना। पंपिंग स्टार्ट होने के पहले वेल के अंदर कितना वाटर है ना, पंपिंग स्टार्ट होने के पहले वेल के अंदर कितना वाटर है। मान लो दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज द स्टैटिक वाटर लेवल, ओके, ये हमारा वाटर लेवल यहाँ तक है, और ये फिर आपका ये जो है अनकन्फाइंड है या कन्फाइंड एक्यूफर है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाते आना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए चीजें समझाई जाएगी ना। तो ये बेसिकली ये जो लेवल होगा, ये हमारा क्या होता है, पंपिंग वाटर लेवल। तो पंपिंग वाटर लेवल, सॉरी, स्टैटिक वाटर लेवल इज अ टर्म विच इज यूज्ड बिफोर द पंपिंग स्टार्ट। जैसे देखिए किसी भी टाइप का मैंने पंप अभी नहीं लगाया है वेल में, तो उसमें जितना पानी है, जिस लेवल तक का पानी अभी भरा हुआ है, और उसी अगर मैं पंपिंग नहीं करूंगा तो वो उतना ही रहेगा, है ना, या हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन वो उतना ही रहेगा, है ना। तो पंपिंग वाटर लेवल, सॉरी, स्टैटिक वाटर लेवल उसको हम लोग कहते हैं। स्टैटिक वाटर लेवल हमेशा पंपिंग के पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पंपिंग होने के पहले जो वाटर आप लोगों का वेल में प्रेजेंट है, उसको जिस लेवल पे प्रेजेंट है उसको पंपिंग वाटर, स्टैटिक वाटर लेवल कहते हैं, सॉरी, है ना। दूसरा जो आपका टर्म यूज होता है दैट इज द पंपिंग वाटर लेवल, ओके। पंपिंग वाटर लेवल क्या होता है कि मैंने एक वेल बनाया हुआ था, इसमें पहले से पानी जमा हुआ है सर, मैं वेल को ऐसा तो कोई
है ना, शो के लिए तो बनाते ही नहीं, तो अब मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ द पंप मैं क्या करूंगा, एक जगह से वाटर को दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। पंप क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंप, है ना। तो जो पंप जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया, है ना, तो पहले इस लेवल तक वाटर था, ओके, पहले इस लेवल तक वाटर था पंपिंग होने के पहले। लेकिन जैसे ही मैंने पंपिंग करना स्टार्ट किया, तो आफ्टर सम टाइम ये जो कुएं का पानी है बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। इस लेवल तक आप लोगों का जो होता है पानी आ जाता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, पानी धीरे धीरे खत्म भी तो होने लगेगा ना कुएं से। कुएं का पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा जितने देर में, अकॉर्डिंग टू द टाइम, जितने समय तक मैं जो क्या करूंगा, पंपिंग करूंगा, उतने कंडीशन में आप लोगों का पानी जो है नीचे आने लगेगा। तो बेसिकली इस लेवल से लेकर के वाटर क्या हो गया, इस लेवल तक आ गया। तो पंपिंग होने के बाद जो मेरा वाटर का लेवल है, जो मेरा वाटर का लेवल है PWL, बेसिकली ये लेवल को मैं बोलूंगा पंपिंग वाटर लेवल, ये लेवल को मैं बोलूंगा स्टैटिक वाटर लेवल, ओके। तो भाई वाटर लेवल इन द वेल ड्यूरिंग पंपिंग, है ना, पंपिंग होने पर या फिर पंपिंग होने के बाद होने वाला जो वाटर लेवल है, बेसिकली उसको हम लोग पंपिंग वाटर लेवल कहते हैं। दो पॉइंट्स आपके यहाँ से क्लियर होंगे। बिफोर पंपिंग जितना वाटर का लेवल था उसको स्टैटिक वाटर लेवल, आफ्टर पंपिंग जितना वाटर का लेवल था उसको हम लोगों ने कहा पंपिंग वाटर लेवल, ठीक है, ये क्लियर है चीजें। हाँ, उसके आगे हम लोग बात करते हैं, उसके आगे हमारा होता है ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आप लोगों की यूज होती है। तो ड्रॉ डाउन अब क्या होता है, अब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि भाई स्टैटिक वाटर लेवल ये था, पंपिंग वाटर लेवल मेरा ये था। तो भाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में कितना पानी आप लोगों का जो है गया, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, स्टैटिक वाटर लेवल और पंपिंग वाटर लेवल के बीच में कितना पानी आप लोगों को जो है लॉस हुआ, वही हमारा ड्रॉ डाउन कहलाता है। इन द वेल you will see the drawdown is the simple difference between static water level and the pumping water level in the well। तो drawdown क्या होता है, केवल डिफरेंस होता है स्टैटिक वाटर लेवल और पंपिंग वाटर लेवल के बीच में, है ना। तो बेसिकली इसको हम लोग SWL माइनस PWL से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों को पूछी जाती है इन द एग्जाम पेपर, कि फाइंड द ड्रॉडाउन ऑफ द वेल इन विच द स्टैटिक वाटर लेवल इज गिवन, पंपिंग वाटर लेवल इज गिवन, है ना। तो ये बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली व्हेन पंपिंग स्टार्ट, तो स्टैटिक वाटर लेवल टू पंप, पंपिंग वाटर लेवल स्टार्ट, है ना, बेसिकली स्टैटिक से पंपिंग तक जाते तक हम लोगों को बीच में ये देखने के लिए मिलता है। इट इज अ मेन वेरिएबल फ्लो टू द वेल्स, है ना। अगर वेल्स के बीच में फ्लो देखना है तो विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉडाउन हम लोग जो है अभी समझेंगे, क्योंकि अगर हमको कुएं में फ्लो देखना होता है तो ड्रॉडाउन के थ्रू ही हम लोग इसको समझते हैं ना। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें इतने आप लोगों को समझाऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जो है बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना, ठीक है। देखो, ये हमारा वेल बना हुआ है, ये हमारा क्या है, वेल बना हुआ है, ठीक है। दिस इज द वेल वी हैव फाउंड, ओके। ये हम लोगों ने एक कुआं बनाया, अभी जैसा भी बनाया वैसा डायग्राम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी इसी तरीके से हैंडमेड बनाओगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस से हम लोगों ने क्या किया, इस सरफेस से नीचे की और हमने क्या किया, कुआं खोदा, है ना, वेल बनाया। तो जैसे ही हमने वेल बनाया तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस में हम लोगों ने बनाया होगा, उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। डायमीटर जो होता है उसको 2RW से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 2RW से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि बेसिकली ये हमारा रेडियस है और ये हमारा इसका डायमीटर है। डायमीटर कितना होगा, 2RW इसका वेल का डायमीटर। दिस इज द सिंपल वेल, ओके, नॉट नथिंग। इसमें देखो वेल स्क्रीन की बात किया था कि वेल स्क्रीन आपकी नीचे होती है, इस तरीके से लगी होती है ना, वेल स्क्रीन लगी होती है। ये आपका पीजियोमेट्रिक वाटर टेबल होता है ना, ये बेसिकली यहाँ तक आपका पहले क्या है, पानी भरा हुआ है ना। इन द वेल यू विल सी कि यहाँ तक आपका पहले कंप्लीट पानी भरा होता है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द पंपिंग, पंपिंग होने के पहले, है ना। यहाँ तक हमारा क्या था, पहले पानी भरा हुआ था, है ना। तो ये हमारा क्या था, पंपिंग होने के पहले हमारा ये स्टेट ओरिजिनल वाटर टेबल या फिर इसको पीजियोमेट्रिक सरफेस तक हमारा वाटर पहले से भरा हुआ था। फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने पंपिंग स्टार्ट किया, इस कंडीशन में हम लोगों को पानी क्या करना है, हमने स्टार्ट किया इस वेल से हम लोगों ने पानी विद द हेल्प ऑफ द पंपिंग जो है लेना स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें होती है, अब यहाँ पर क्या होती है, चीजें कुछ होती है, देखो कैसे। तो बेसिकली जैसे ही हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं, है ना, जैसे हम लोग कुएं से जो है पानी पंपिंग के थ्रू जब निकालते हैं, तो बेसिकली केवल कुएं के अंदर का पानी नहीं निकलता, है ना। जो ये चीजें आपने देखा होगा कि केवल कुएं के अंदर का पानी नहीं निकलता, है ना। वो पानी किस तरीके से निकलता है, कुछ इस तरीके से आपका कोनिकल शेप में आप लोगों का पानी जो है एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द वेल, है ना। कि पंप के चारों ओर,
पंप के चारों ओर का जो वाटर होता है बेसिकली इस तरीके से क्या करता है, कोनिकल शेप बनाता है। केवल अगर मुझे इस वेल से जो है पानी निकालना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर पंप लगा करके वाटर लेवल जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो इसके चारों तरफ, इस वेल के चारों तरफ का जो वाटर है वो बेसिकली क्या होगा, इस वेल के तरफ आकर के जो है इस तरीके का शेप क्रिएट करता है ना, इस तरीके का आप लोगों का क्या करता है, शेप क्रिएट करता है जैसे हम लोग वाटर को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग आरथोरेस में देखोगे ना, डायग्रामेटिकली सारी चीजें वहां बनी हुई। तो जैसे हम लोग वेल से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को क्या है, एक शेप क्रिएट होता है ना, ये कोनिकल शेप इस तरीके से आप लोगों का क्रिएट होता है, मतलब कि चारों ओर से जो है पानी क्या होता है, वेल की तरफ आने लगता है। अब बेसिकली होता क्यों है ये, क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग वाटर को ऊपर यहाँ से वेल के थ्रू जो है लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वाला जो है कल मैंने बताया था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है कि वाटर जो है हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ जाता है ना जी, हाई हेड से लो हेड की तरफ जो है फ्लो करता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं इस वेल से पानी लूंगा, ओके, इस वेल में मेरा क्या है, स्टैटिक वाटर लेवल तक वाटर पहले से फिल है, तो जैसे जैसे मैं इस वेल से पानी एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो हेड है, वेल का जो हेड है बेसिकली वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ये लो हेड में आने लगेगा, ये वेल हमारा लो हेड में आने लगेगा। लेकिन आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो एरिया है जिसमें ओरिजिनल वाटर टेबल यहाँ पर भी है ना, इस जगह पर भी आपका कंप्लीटली वाटर में फिल्ड है ना, ये बेसिकली वाटर टेबल है, मतलब ये सारी जगह में क्या है, आपका कंप्लीटली वाटर फिल्ड है इस सरफेस पर। अब इससे जैसे ही नीचे जाएगा उस कंडीशन में ये जो आसपास का जो वाटर है उसका हेड तो ज्यादा है ना, इसका हेड क्या है, ज्यादा है, इसका जो हेड है ये कम है ना, हेड एलिवेशन जो बोलते हैं हम लोग, वो इसका कम होता है। तो यू नो अबाउट कि डार्सी लॉ ने क्या कहा था, इसमें हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ा था कि हमेशा जो वाटर होता है वो हाई हेड से लो हेड की तरफ आता है, आकर्षित होता है या उस तरीके फ्लो करते हैं। तो कुएं में जैसे ही पानी कम हुआ, कुएं में जैसे ही पानी कम हुआ तो उसके चारों ओर का जो आसपास का पानी है वो क्या होने लगेगा, कुएं के तरफ आने लगेगा, है ना, कुएं के तरफ आकर्षित होने लगेगा, है ना, और इसको जो है एक बराबर एलिवेशन में लाते तक वो जो है हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप लोग बस इतना याद रखना कि जैसे ही हम लोग इससे पंपिंग के थ्रू, वेल से पंपिंग के थ्रू वाटर जो है एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो ओरिजिनल वाटर लेवल से लेकर के पंपिंग वाटर लेवल तक आपका जो है वाटर जाता है ना, उस कंडीशन में आप लोगों का लेवल कम होता है, हेड कम होता है, उस कंडीशन में जो चारों ओर में जो है आपका एक कोनिकल स्लेब इस तरीके से डिजाइंड होता है। कल मैं एक्चुअल डायग्राम भी आप लोगों को गूगल से डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कुछ कोनिकल शेप में बना करके इस तरीके से आप लोगों का डिजाइन दिखता है ना। तो मोस्टली अब इसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली ये जो सरफेस होती है ओरिजिनल वाटर टेबल इसको कहते हैं, इसी को स्टैटिक वाटर लेवल कहते हैं। पंपिंग जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो ये नीचे आने लगेगा, इसका लेवल नीचे आने लगेगा, तो बेसिकली ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के जो देरी हो जाएगी, है ना, पंपिंग होने के बाद में, ड्यूरिंग पंपिंग इस तरीके से मान लो यहाँ तक आपका लेवल आ गया, पंपिंग स्टार्ट किया यहाँ तक आपका लेवल आ गया, तो दिस इज द पंपिंग वाटर लेवल। तो ये स्टैटिक वाटर लेवल से पंपिंग वाटर लेवल के बीच की जो दूरी थी हमने इसको क्या कहा था, ड्रॉ डाउन कहा था, है ना, इसको हम लोगों ने क्या कहा था, दिस इज द ड्रॉ डाउन। ओके, ये हमारा क्या था, ड्रॉ डाउन था, है ना, तो इस तरीके से ध्यान देंगे। तो दिस इज द एस, ये आपका स्टैटिक वाटर लेवल, दिस इज द पंपिंग वाटर लेवल। स्टैटिक वाटर लेवल को ही ओरिजिनल वाटर लेवल कहा जाता है, उसी को पीजियोमेट्रिक सरफेस भी कहा जाता है। दो तीन टर्म्स यहीं पे याद रखना, है ना। दिस इज द अनकन्फाइंड, इसके नीचे आपकी इम्परवियस लेयर है, ये कन्फाइंड तक जा रहा है ना। बेसिकली ओपन वेल बनाओगे तो ये अनकन्फाइंड तक ही जाएगा, और लेकिन इसका मैकेनिज्म सेम होता है। जब भी हम लोग वेल से पानी लेते हैं तो कुछ इस तरीके से कोनिकल शेप आपका बनता है, ये चीज बस आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आप लोगों को पढ़ना है जो कि मैं अभी वन बाय वन सारी चीजों को बता दूंगा। अभी केवल इतना याद रखना कि जैसे हम लोग वेल से पंपिंग के थ्रू पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कोनिकल शेप आप लोगों का बनता है, जो चारों तरफ जो है वेल के बनता हुआ दिखता है। अब बेसिकली इस तरीके से जब कोनिकल शेप बनेगा तो यहाँ पर कुछ एक एंगल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ओके, दिस इज द कोन ऑफ डिप्रेशन, जो कि वेल के वाटर टेबल से लेकर के इस तरीके से आप लोगों का जो है देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो कोन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ये आपका ड्रॉ डाउन होता है ना, इससे इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ड्रॉ डाउन कहते हैं। दिस इज द कंप्लीट हाइट। ओके, दिस इज द कंप्लीट हाइट, जो कि जहां तक भी आपका वेल बना होगा तो वहां से लेकर के सबसे नीचे तक का जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसकी जो रेडियस होती है, इसकी रेडियस से, है ना, वेल के इस जगह, हाँ यहाँ पर मैसअप हो जाएगा चीजों को। तो अभी बस ध्यान देना कि जो जो चीजें बताई जा रही है यहाँ डायग्राम में शो कर रहे हैं उतने में ही ध्यान देना, अभी मैसअप हो जाएगी चीजें एकदम से, है ना।
देखो क्या क्या चीजें बताया मैंने, ग्राउंड सरफेस से नीचे आए तो हमारा एक वेल बना था, इसकी कुछ रेडियस थी, इसको हमने RW से रिप्रेजेंट किया, है ना, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझो, अभी मैसअप नहीं करना है हमको क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे समझना है ना। इसमें ये पीजियोमेट्रिक सरफेस था, पीजियोमेट्रिक सरफेस को वाटर टेबल कहा जाता है, उसी को हम लोग स्टैटिक वाटर लेवल कहते हैं। जैसे ही हम लोगों ने पंपिंग स्टार्ट किया, आपका वाटर लेवल जो है पंप का नीचे जाने लगा ना, इस तरीके से नीचे की ओर जाने लगा, जहां पर भी जाएगा ये, जहां जिस लेवल तक वो नीचे जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पंपिंग वाटर लेवल, है ना। दूसरा, ये वेल स्क्रीन लगी होती है, ये अनकन्फाइंड एक्यूफर में था, ये इम्परवियस लेयर लगी, मतलब इसके नीचे जो है कन्फाइंड एक्यूफर है। जहां तक आपका कोन ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जहां से आपका कोन ऑफ डिप्रेशन बनना स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेकर के वेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, है ना, कि कितना एरिया अफेक्ट हो रहा है किसी एक वेल से। अगर हम लोग पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ द एरिया एक्सट्रैक्ट सराउंडिंग का, है ना, इस वेल के आसपास का कितना एरिया अफेक्ट हो रहा है, बेसिकली उस एरिया तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, ये भी याद रखना। ये जो कर्व आपका बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, ये जो कर्व आपका बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, है ना। बेसिकली अभी केवल इतनी चीजें याद रखना, तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पर बताया केवल उतनी ही चीजें अभी आप लोगों को याद रखना, है ना। तो अब मैं सिंपली विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन उनको जो है क्लियर करवाता हूँ। डायग्राम अपने हाथ से बना लेना, जो भी चीजें है बस उनको ही याद रखना। चलो, कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगी तो अभी मुझे लास्ट में जो है पूछ लेना कि सर मुझे ये नहीं पता, ये इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है, तो मैं बता दूंगा उसके भी। थोड़ा सा यहाँ से अब चीजें लेवल वाली स्टार्ट होने लगी ना, तो ये समझना पड़ेगा। अब देखते हैं बेटा कोन ऑफ डिप्रेशन। कोन ऑफ डिप्रेशन जो था बेसिकली यही था, है ना, ये था बेसिकली कोन ऑफ डिप्रेशन। अब मैं इसको समझा देता हूँ यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन। तो कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अ कॉन्सेप्ट लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल और पीजियोमेट्रिक सरफेस अराउंड अ पंपिंग वेल। पंपिंग वेल के पास, है ना, पंपिंग वेल में क्या होता है, वाटर टेबल या फिर पीजियोमेट्रिक सरफेस के अराउंड एक कोन टाइप का शेप बन रहा है ना, एक लोअरिंग कोन टाइप का शेप बन रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, है ना, कोन ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। डार्सी लॉ पे वैलिड है पूरा, वेल का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डार्सी लॉ पे वैलिड है। डार्सी लॉ में जो आई हम लोग लेते हैं ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, उसी पे बेसिस होता है, पूरा मैकेनिज्म उसी के इर्द गिर्द चलते रहता है ना। तो वेल के आसपास वाटर का जो कोन शेप में दब, जब कोन शेप में जो है आसपास का वाटर क्या होता है, दब जाता है ना, ये बेसिकली वाटर ही होता है जो शेप बनाता है ना, ये कंप्लीट वाटर टेबल था, ये हमारे वेल से हमने पंपिंग स्टार्ट किया था, तो ये वाटर ही होता है। वाटर क्या करता है, कोन शेप में नीचे की ओर जाने लगता है, कोन शेप में इस तरीके से नीचे की ओर जाने लगता है, तो जो शेप बनाता है उसी को कोन ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन मतलब नीचे जाना, कोन शेप में जाना मतलब कोन ऑफ डिप्रेशन को कहते हैं। इन बेस ऑफ कोन फ्लो इक्वेशन जनरेट, जैसे और जो कोन का जो बेस होता है वहीं से हम लोग जो है फ्लो इक्वेशन बनाते हैं, अभी फ्लो इक्वेशन को भी हम लोग देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म थी अबाउट द वेल, वेल की ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला होता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर सुना होगा आप लोगों ने। इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम में, तो क्या होता है बेसिकली हम उन वीडियोस को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे किसी ने बता दिया कि न्यूज चैनल वालों ने हमको कोई खबर बताई, तो हम उसको देख के क्या करते हैं, अपने आप को नॉलेजेबल प्रेजेंट करते हैं कि हमको भी पता चल गया, तो हम लोग क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए, किसी बातों को हम लोगों को लग जाना है, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। वैसे ही क्या होता है, वेल होता है, कुआं होता है, कुएं से हम लोगों ने जब पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला, तो स्टैटिक वाटर लेवल तो भाई चारों तरफ होता है, स्टैटिक वाटर लेवल वेल में तो होगा ही, और उसके आसपास में भी चारों तरफ होता है। तो वेल से पानी निकालने का मतलब ये नहीं होता कि केवल कुएं से ही पानी निकाल रहे हैं, उसके चारों ओर से भी जो है पानी जो है उसका लेवल जो है एक बैलेंस्ड तरीके से वो रहता है, जो वाटर रहता है अर्थ सरफेस के नीचे वो कंप्लीटली बैलेंस तरीके से रहता है। अब पंपिंग करके जैसे हम लोग निकालते हैं तो उसका बैलेंस जो है बिगड़ता है, और उसके वजह से पंपिंग करने के कारण जितना आसपास का जितना एरिया जो है इफेक्ट हो रहा है ना, वेल के आसपास का जितना एरिया इफेक्ट हो रहा है उसकी रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं, इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं, है ना। तो बेसिकली अब इस एरिया से इस तरीके से जो कोनिकल शेप बन रहा है, तो इसका जो कोनिकल शेप जहां से बनना स्टार्ट हो रहा है तो वहीं तक आपका एरिया इफेक्ट होता है। तो वेल से लेकर के उसके बीच की दूरी अगर हम लोग निकाल ले तो उसी को रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो बेसिकली इट इज सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम अ वेल अप टू विच ड्रॉ डाउन इज फेल्ट, जहां से आपका ड्रॉ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा उस तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। This simply कि radius of influence is the distance from a well up to which drawdown is felt. Okay, when start pumping, how much surrounding area will affect?
कितना सराउंडिंग का एरिया जो अफेक्ट होगा बेसिकली उसी को वो कहा जाता है ना। तो याद रखना कि मान लो इस तरीके का हमारा वेल है, ये हमारा स्टैटिक वाटर लेवल था या वाटर टेबल था जहां तक हमारा वेल में पानी भरा हुआ है उसी को। जैसे ही मैंने पंपिंग स्टार्ट किया तो पंपिंग स्टार्ट करने के साथ में इस तरीके से आसपास का जो पानी इस तरीके से कोनिकल शेप जो है कोनिकल डिप्रेशन बनाने का स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से कोनिकल शेप में आप लोगों का पंप होना स्टार्ट होता है वाटर, है ना। तो बेसिकली ये यहाँ से लेकर के वेल से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही आप लोगों का क्या होता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हमेशा ज्यादा होता है रेडियस ऑफ वेल से, है ना। वेल कितना भी बड़ा बना लो, कुआं कितना भी बड़ा बना लो, जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, रेडियस ऑफ वेल से, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी जब आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करना, वहां पे देखना कि ये सारी चीजें डायरेक्टली आपको यूज होगी इन द क्वेश्चन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब कुछ टाइप्स के वेल्स होते हैं जो कि सब टाइप वेल्स हम लोग इसको कहते हैं। जैसे होता है फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल, दूसरा होता है पार्शियली पेनिट्रेटिंग वेल। फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने डायग्राम में आप लोगों को दो चीजें बताया था। ये हमारा ग्राउंड सरफेस था, ग्राउंड सरफेस के नीचे जैसे ही हम लोग आते हैं यहाँ पर हमारा अनकन्फाइंड एक्यूफर था। ओके, बिल्कुल लाइट वे में समझना है अभी, है ना। रिवीजन में समझ में आ जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करने में समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी ज्यादा जोर मत लगाओ दिमाग में, है ना। अभी जो जो चीजें पढ़ाई जा रही बस उसको जो है डिफरेंट लिख लिख के समझते जाओ, पढ़ते जाओ ना। नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना, एकदम जोर नहीं लगाना है अभी स्टार्टिंग से। हाँ, तो बेसिकली दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज द अनकन्फाइंड एक्यूफर, दिस इज द कन्फाइंड एक्यूफर, दिस इज द अनकन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब एक मैं ऐसा कुआं बनाता हूं जो कि क्या करता है कि मैंने इस एक्यूफर की ये जो इम्परवियस लेयर है इसको तोड़ते हुए, इसको काटते हुए मैं क्या किया, अंदर तक उसका कुआं बना दिया, है ना। अंदर तक उस वेल को मैंने बना दिया, है ना। यानी होल थिकनेस ऑफ द एक्यूपर मैंने क्या किया, क्रॉस कर दिया। तो बेसिकली इस टाइप का जो एक्यूपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल। मतलब कि इन विच वेल कट्स द होल थिकनेस ऑफ द एक्यूपर। किसी भी एक्यूपर की बात करें, फर्स्ट एक्यूपर हो सकता है, अनकन्फाइंड हो सकता है, कन्फाइंड हो सकता है, उसकी कंप्लीट थिकनेस को पार करते हुए जो हम लोग वेल बनाते हैं उसी को फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल कहते हैं। बस इतना सा इसका डेफिनेशन, इतना ही याद रखेंगे। इन अ बेस ऑफ कोन फ्लो इक्वेशन जनरेट्स, हाँ ये दोबारा से पेज आ गया क्या, हाँ कोई नहीं इसको छोड़ देते। दूसरा होता है आपका पार्शियली पेनिट्रेटिंग वेल, इसका अपोजिट, फुल्ली का अपोजिट पार्शियली। इन विच वेल कट्स पार्शियली एरिया ऑफ एक्यूपर, है ना। एक्यूपर का पार्शियल एरिया को ये कवर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियली पेनिट्रेटिंग वेल। इन विच वेल कट्स पार्शियल एरिया ऑफ एक्यूपर, गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने दो इसको, है ना। ये बेसिकली पता होना चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं। अब बेसिकली ऑलवेज टेकन फुल्ली पेनिट्रेटिंग वेल, क्यों हम लोग जो है गेट में जो है हम लोग इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों हम लोग जो है पेनिट्रेटिंग वेल्स, सॉरी हम हमेशा जो है पेनिट्रेटिंग वेल्स का ही गेट के क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई फ्लो अकर्स टुवर्ड्स अ वेल, है ना। क्यों जो है फ्लो टुवर्ड्स चलता है वेल में। तो बेसिकली पंपिंग क्या होता है, लोअर हेड पे होती है जब हम पंपिंग करते हैं कुएं में। वही चीजें मैंने बताया कि जब हम हाँ पानी ऊपर की ओर क्यों जाता है, इसका ये मकसद क्यों है ना। बेसिकली ये जैसे ही मान लो हमने वेल बनाया, वेल से जैसे हमने पंपिंग स्टार्ट किया तो पहले एक बैलेंस्ड हेड पे था, है ना, बैलेंस हाइट पे था। जैसे ही पंपिंग किया तो इसका वेल के अंदर में जो वाटर की हाइट है वो कम होने लगेगी, है ना। कम होने की वजह से जो आसपास का एरिया है, पहले ये भी बैलेंस में थी, है ना। ये भी बैलेंस्ड बना करके रखी थी कि सभी में जो है इतना पानी सभी में भरा हुआ है। कुछ में वेल बना दिया है, कुछ में नहीं बना था, लेकिन पानी तो उतना सभी जगह का भरा हुआ है। अब जैसे ही मैं कुएं में से पानी निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर हाइट कम हो रही है, आसपास की हाइट जो है बराबर है ना। आसपास की हाइट h2 है, इसकी हाइट h1 हो गई ना। या मान लेते हैं सभी इसके आसपास की चारों तरफ की हाइट क्या थी, h1 थी। जैसे ही हमने पंपिंग स्टार्ट किया तो केवल कुएं के अंदर की हाइट h2 हो गई, है ना। तो क्या हुआ, आसपास में h1 थी, h1 एक 10 मीटर थी, मान लो h1 क्या थी, 10 मीटर हाइट तक थी उस कंडीशन में, इसकी हो गई 9 मीटर। तो भाई अब होता क्या है, जब बर्नौली सॉरी डार्सी ने क्या कहा था कि डार्सी ने जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को एक्सप्लेन किया था तो उन्हें केवल ये कहा था कि वाटर जो फ्लो करेगा वो आपका हाइयर हेड से क्या करेगा, लोअर हेड की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो उस कंडीशन में फिर दोबारा से वाटर क्या करता है, इस तरीके से कोनिकल शेप बनाता है और फिर इसको क्या जो है फुलफिल करता है और फिर इसका जो है टूवर्ड्स जो है इसको फिल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिकली एक इजी कंसेप्ट है, इसको अभी धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। वेल हेड
वेल में हेड कम होना मतलब बाहर ज्यादा, है ना। वाटर फ्लो हाई हेड टू लो हेड फ्लो करता है, बस इतना याद रखना। वाटर का जो फ्लो होता है हाई हेड से लो हेड की तरफ होता है ना, ये बस इतना चीजें आप लोगों को याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो जो चीजें मैंने आज आप लोगों को बताया ना, ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चैप्टर का जो बेसिक्स था अभी तक हम लोगों ने चीजों को कवर किया। चलो, अब हमारे यहाँ से कुछ फॉर्मूलेज आपके जनरेट होंगे, उसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। जितनी चीजें होगी उतनी भी अभी मैं करवा देता हूँ, फिर बाकी मैं जो है कल की क्लास में करवा दूंगा ना। एकदम से बहुत ज्यादा चीजें अगर भी होगी तो अब टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट हुआ है ना, हमने क्या क्या देखो मोस्टली स्टार्टिंग से ही टेक्निकल स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें होती कि नंबर्स ऑफ कंडीशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी रखा है कि कहीं आप जो है आपको ये ना लगे कि बहुत ज्यादा टफ है, चीजें बहुत ज्यादा टफ है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कवर करना है ना। अभी मैं गेट का जो वेटेज बताऊंगा लास्ट में, अभी इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से मार्क्स का वेटेज रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं भी डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेडी फ्लो टू अ वेल। ओके, फ्लो में वेल दो टाइप से, स्टेडी फ्लो होता है ना, अनस्टेडी फ्लो होता है ना। तो बेसिकली हम लोग स्टेडी फ्लो की बात करते हैं किसी भी वेल में, अगर हम लोग कन्फाइंड एक्यूफर में उस वेल को बना रहे हैं। ओके, व्हेन वी फॉर्मिंग द वेल इन द कन्फाइंड एक्यूफर, तो उस कंडीशन में स्टेडी फ्लो के से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि कितना डिस्चार्ज होता है, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में अब वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। तो स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन डिस्चार्ज क्यू एंड ड्रॉडाउन एस डज नॉट चेंज विद टाइम। भाई हमने कन्फाइंड एक्यूफर में एक वेल बनाया, हमारे कन्फाइंड एक्यूफर में वी हैव अ लॉट्स ऑफ वाटर, जो कि एक हाई अमाउंट ऑफ वाटर हमारे यहाँ पर था। तो बेसिकली क्या होता है इस कंडीशन में, जब हम स्टेडी फ्लो की बात करते हैं, स्टेडी फ्लो की जब हम लोग बात करते हैं, तो इस कंडीशन में जो स्टेडी फ्लो होता है बेसिकली कन्फाइंड एक्यूफर में, उसमें क्या होता है कि जो डिस्चार्ज होता है और जो ड्रॉडाउन होता है, डिस्चार्ज के बारे में बात की कि डिस्चार्ज कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपका फ्लो कर रहा है इन द एक्यूफर। हमने देखा कि जब डार्सी लॉ हमने पढ़ा तो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू के इंटू आई इंटू ए। ओके, परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और कितना एरिया से आपका पानी बाहर निकल रहा है, बेसिकली ये आपका डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम अनकन्फाइंड सॉरी कन्फाइंड एक्यूफर की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जब हम स्टेडी फ्लो की बात करते हैं, तो स्टेडी फ्लो क्या होता है कि ऐसा फ्लो कन्फाइंड एक्यूफर के अंदर में, एक ऐसा फ्लो जिसमें डिस्चार्ज और ड्रॉडाउन आपका चेंज नहीं करता टाइम के साथ में, है ना, उस कंडीशन का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो वेल इन द कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक बस इतना याद रखना, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन द डिस्चार्ज क्यू एंड ड्रॉडाउन डू नॉट चेंज विद द टाइम, है ना, बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो जो होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है ना। इन द फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप लोग को पढ़ाया गया होगा तो बेसिकली आप लोगों को पता होता है कि डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं, स्टेडी फ्लो होते हैं, अनस्टेडी फ्लो होते हैं। तो स्टेडी फ्लो होता है बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो टाइम के साथ में आपको ड्रॉडाउन या डिस्चार्ज चेंज नहीं होता इन द एक्यूफर, बस इतना याद रखना है ना। जैसे ही हम लोग पंप स्टार्ट करेंगे इन द वेल, है ना, तो क्या होगा, वाटर लेवल आपका नीचे जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक ऐसी जगह आपकी आ जाती है कुएं के अंदर, एक ऐसी जगह आ जाती है कि अब इसमें जितना भी आप वाटर पंपिंग करने स्टार्ट कर दो, जितना भी आप उस लेवल में जाने के बाद जितना भी वाटर लेवल से पंपिंग स्टार्ट कर दो, उसका जो है एलिवेशन जो उसके जो है वाटर लेवल जो है नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो फ्लो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे स्टेडी फ्लो, यहाँ पर जो फ्लो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है। एक बार मुझे आप लोग मैसेज करके बता दीजिए समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्लियर कर दीजिए, है ना। हेलो, समझ में आ रहा है सारी चीजें? हम्म हम्म, ठीक है ना। थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, टेक्निकल चीजें हैं, हम लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल चीजों को समझना ही पड़ता है ना। हाँ, चलो अब मैं समझा देता हूँ, क्या ना, स्टेडी फ्लो क्या होता है कि भाई जो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, टाइम का कोई भी किसी कितनी भी समय तक पंपिंग करो, है ना, डिस्चार्ज भी चेंज नहीं होगा, और आपका क्या होगा, साथ ही साथ में क्या होगा, वो भी चेंज नहीं होगा, क्या, लेवल, क्या क्या चीजें बताया था मैंने, डिस्चार्ज और वाटर लेवल, है ना, ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होता। कि मतलब अब भाई वैली की बात कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि जब हमने कुआं खोदा, एक था अनकन्फाइंड एक्यूफर, दूसरा था हमारा कन्फाइंड एक्यूफर। हमने कन्फाइंड की बात करें, कन्फाइंड में तो हमारे पास पानी की कमी ही नहीं है ना। कन्फाइंड एक्यूफर में जब हमने कुआं बनाया तो यहाँ पर हमारे पास इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। पत्थर लगने के बाद जो पानी होता है कभी खत्म नहीं होता बोलते हैं ना, तो वही वाली कंडीशन यहाँ होती है कि अभी इस कंडीशन में हमारा पानी कभी खत्म नहीं होगा। तो भाई मान लो कि इस पानी की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से आप लोगों ने यहाँ तक आपका पहले वाटर लेवल था,
पहले आपका वाटर लेवल था, आपने स्टार्ट किया वाटर पंपिंग करना, फिर पंपिंग करते करते आपका यहाँ तक, इस हाइट तक आपका वाटर आया, ओके, इस हाइट तक आपका वाटर आया, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पंपिंग कर ही रहे हैं, पर आप जब आप बाद में देख रहे हो तो ये इस लेवल से नीचे आपका वाटर जा ही नहीं रहा है ना, इस लेवल से वाटर आपका जा ही नहीं रहा है, और जिस सेम डिस्चार्ज से आप पंपिंग कर रहे हो, जिस सेम डिस्चार्ज से आप पंपिंग कर रहे हो, उतना ही डिस्चार्ज आप लोगों का लास्ट तक चल रहा है जब तक आप पंपिंग कर रहे हो, है ना। दूसरी पहली चीज कि यहाँ इससे नीचे आपका जो है वाटर का लेवल नीचे जा ही नहीं रहा है, और जितना अमाउंट ऑफ पंपिंग आप लोग कर रहे हो उतना लेवल ही पंपिंग हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो भाई ऐसी कंडीशन जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर में स्टेडी फ्लो कंडीशन, है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पर टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट तुम करो 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे जितना भी करो, लेवल ही कम नहीं होने वाला है। तो ये स्टेडी फ्लो कंडीशन होती है ना। तो इसको जब ब्रीफ में पढ़ोगे फ्रॉम द बुक तो वहां पर थेरिटिकल चीजें ज्यादा है, वहां से आप लोग जो है थोड़ा सा और देख लेना, है ना। आर सुरेश या फिर माइकल ओजा की स्टैंडर्ड्स बुक से उसे थोड़ा सा देख लेना, है ना। हाँ, तो ये होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, स्टेडी फ्लो कहलाता है। द फ्लो विच इज टाइम इंडिपेंडेंट, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है इसमें एक्यूफर में, है ना। कन्फाइंड एक्यूफर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, उनको भी याद रखेंगे। एक्यूफर इज बाउंडेड बाय इम्परविएबल लेयर अबव एंड बिलो। एक्यूफर आपका हमेशा बाउंडेड होना चाहिए इम्परविएबल लेयर से, अबव और नीचे। भाई कन्फाइंड एक्यूफर में होता है, ये प्रॉपर्टी कन्फाइंड की होती है कि नीचे भी लेयर होती है ऊपर भी लेयर होती है, दोनों तरफ क्या होती है, बाउंड लेयर होती है ना। एक ऊपर भी लेयर बनी नीचे भी लेयर बनी, तो दोनों तरफ क्या होती है, बाउंडेड होती है। थिकनेस जो है कांस्टेंट रहती है ना, थिकनेस भी इसकी कांस्टेंट रहती है। भाई पत्थर की लेयर है, क्ले की लेयर है ना, कन्फाइंड एक्यूफर में ये जो थिकनेस होती है इसको ना तो बढ़ती है ना तो कम होती है। पर अनकन्फाइंड में वाटर लेवल कम ज्यादा होता है, लेकिन कन्फाइंड में कभी ऐसा नहीं होता। कन्फाइंड में तो भरा हुआ, वो तो निकलने के लिए तड़प रहा है कि जल्दी जल्दी भाई गड्ढा करो और उसको निकालो वहां से, है ना। तो लेकिन थिकनेस कांस्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन कन्फाइंड के लिए। तो थिकनेस सर कांस्टेंट होती है। वाटर इज अंडर प्रेशर, हाँ सर वाटर भी अंडर प्रेशर में होता है। और एक्यूफर जो होता है बेसिकली इम्परविएबल लेयर के बीच में क्या होता है, बाउंडेड होता है। ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है क्या, कन्फाइंड एक्यूफर। इसलिए हम लोग इसमें जो है इक्वेशन जो है जनरेट कर सकते हैं। इन कन्फाइंड एक्यूफर वाटर का जो प्रेशर है बेसिकली हाई होता है, थिकनेस विल बी कांस्टेंट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ये भी चीजें आपकी यूज होती है। नाउ डिराइविंग द इक्वेशन, बेसिकली हम लोगों को कुछ एजम्पशंस करना पड़ता है ना। जो एजम्पशंस ड्यूपिट ने दिया था इन द कॉलेज इन द सेमेस्टर एग्जाम्स, आप लोगों की फैकल्टीज ने ये चीजें पढ़ाई भी होगी, मैं फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे। कुछ एजम्पशंस करना होता है। ग्राउंड वाटर फ्लो जो होता है बेसिकली, अगर आप देखो कि ग्राउंड वाटर का जो फ्लो होता है बेसिकली ये 3D में, हम लोग जो है साइंटिस्ट वगैरह होते हैं 3D में समझते हैं, लेकिन हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो वी टेकन द 2D, है ना, क्योंकि वी आर सॉल्विंग इन द पेजेस, तो हमको 2D में समझना पड़ेगा। वैसे तो इसको फ्लो होता है 3D और कॉम्प्लेक्स फ्लो होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अजम्पशंस हम लोग मान लेते हैं ना कि भाई ये जो है इस तरीके का होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एजम्प्स करते हैं, है ना। वैसे अगर आप ग्राउंड वाटर फ्लो देखोगे एक्चुअल में क्या होता है, 3D होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप निकालना जाओगे इन द फील्ड तो वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, लेकिन हम लोगों को जो है सॉल्वेबल इक्वेशंस के थ्रू उसको सॉल्व करना है, तो रियलिटी को हम लोगों को एजम्पशंस में क्रिएट करना पड़ता है ना, कुछ एजम्पशंस लगाना पड़ता है, उसके बेसिस पे जो है हम लोग फिर इन चीजों को जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे assumptions होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है ड्यूपिट्स assumptions, है ना। ड्यूपिट ने क्या किया, कन्फाइंड एक्यूफर के लिए स्टेडी फ्लो के लिए कुछ assumptions दिया, उन assumptions पे जो है चीजें उन्होंने बताया, है ना। अब ये जितनी भी चीजें थी ये क्या थी, काल्पनिक चीजें उन्होंने बताया कि हाँ ये हम लोगों ने मान लिया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होगी, तभी जाकर के आप एक इक्वेशन डिराइव कर पाओगे, है ना। इक्वेशन डिराइव करके ही आप लोग आगे जो है सॉल्यूशन कर पाओगे, है ना। तो इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीजों एजम्पशन लगाया। ड्यूपिट ने सबसे पहला एजम्पशन ये बताया कि एक्यूफर जो होंगे होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक आपके होंगे। जो भी एक्यूफर जमीन के नीचे बने होंगे वो जितने भी होंगे वो होमोजीनियस होते हैं और आइसोट्रोपिक होते हैं। बट इन द एक्चुअल कंडीशन ऐसा नहीं होता, लेकिन हमने एजम्स किया फॉर द कैलकुलेटिंग द इक्वेशन। तो बेसिकली क्या हुआ, होमोजीनियस होंगे या फिर आइसोट्रोपिक होंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज होगी वो सभी कंडीशंस में एक्यूफर की सेम होगी, है ना। जो प्रॉपर्टी एक एक्यूफर की है वो पूरे कंप्लीट कंडीशंस में क्या होगी, वो सेम प्रॉपर्टीज को जो है बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल रीजन में ऐसा होता नहीं। कई जगह पे पानी का लेवल कम हो जाता है, कई जगह पे ज्यादा हो जाता है ना, कई चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन समझा कि वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि वो आइसोट्रोपिक कंडीशन को भी जो है फुलफिल करेगा, जो एक्यूफर होगा वो आइसोट्रोपिक कंडीशन को भी
फुलफिल करेगा। आइसोट्रोपिक मतलब कि प्रॉपर्टीज सेम इन द ऑल डायरेक्शन, है ना, जितनी भी एक्यूफर की प्रॉपर्टीज होगी वो सेम डायरेक्शंस पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, है ना। तो ये दो चीजें आपकी हुई। पहला असम्पशन था कि एक्यूफर को हमेशा होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक माना जाएगा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक जैसे मिट्टी से बना होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि ग्राउंड सरफेस के नीचे जाओगे, सैंड भी मिलेगा, क्ले भी मिलेगी, सिल्ट भी मिलेगी, अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है। लेकिन एक्यूफर में हमने क्या माना कि जो एक्यूफर होगा वो एक जैसी मिट्टी से बना होगा, कभी सॉफ्ट होती कभी हार्ड होती। तो इससे अगर हम लोग अगर ऐसा लगाना स्टार्ट करें तो बेसिकली इसमें हम लोग जो इक्वेशन निकालना इम्पॉसिबल होता है। दैट्स व्हाई हमने क्या माना कि एक ही जैसे मिट्टी से आपका एक्यूफर बना है। परमेबिलिटी चेंजेस होगी तो अगर परमेबिलिटी हम लोग अलग अलग सॉइल की अलग अलग रखना स्टार्ट करेंगे तो वो फिर इम्पॉसिबल हो। तो पहला था कि आप लोगों को होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक रखना है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें हमेशा ये मानना है कि आपका जो एक्यूफर है, एक्यूफर से फ्लो तभी होगा जब वो क्या होगा, होमोजीनियस होगा या आइसोट्रोपिक होगा। तो हमने माना है कि पूरे जितने भी एक्यूफर थे, कन्फाइंड एक्यूफर कंप्लीटली जो है जो भी इसमें फ्लो हो रहा है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक फ्लो हो रहा है ना। दूसरा था डार्सी में, मैंने कल बताया था कि डार्सी कहाँ कहाँ के लिए वैलिड होता है, डार्सी लॉ हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो भाई लेमिनार फ्लो अगर हो रहा है डायर्सी में तो उस कंडीशन में जो है हम लोग डार्सी लॉ यूज कर सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू के आई ए इज वैलिड फॉर व्हाट, ओनली लेमिनार फ्लो। बट अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो टर्बुलेंट फ्लो में के लिए वैलिड होता है क्या, नहीं होता, है ना। तो केवल और केवल लेमिनार फ्लो हम लोग होता है इन द एक्यूफर। ये भी हमको दूसरा अजम्पशन माना। ड्यूपिट ने बोला कि आप लोग मानो कि फ्लो जो है लेमिनार हो रहा है, इट फॉलोज डार्सी लॉ एंड ग्राउंड वाटर वेलोसिटी इज लो देन द लेमिनार फ्लो। ग्राउंड वाटर की जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी लेमिनार फ्लो से, इसको इसने माना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में टर्बुलेंट फ्लो होता है भाई, एकदम वेलोसिटी के साथ पानी आप लोगों को बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन फॉर द सॉल्विंग द इक्वेशन जब अगर नहीं करते तो हमको थीम्स का इक्वेशन नहीं मिलता। तो वही उसके लिए हमने माना, क्या कर सकते हैं, है ना, मानना पड़ता है बहुत सी चीजों को, है ना। तो ये फिर हम लोगों ने माना ही। तीसरी कंडीशन ये थी कि वेल फुल्ली पेनिट्रेटिंग एक्यूपर, ओके, है ना। जो वेल्स हम लोगों के बने हुए होंगे इन द एक्यूपर बेसिकली वो आपके होंगे फुली पेनिट्रेटिंग वेल्स बने होंगे, है ना। क्योंकि फुली पेनिट्रेटिंग वेल बने होंगे मतलब कि जो भी वेल हम लोग बने होंगे एक्यूपर में वो क्या करेंगे, कट इंटायर थिकनेस ऑफ एक्यूपर, है ना। वो क्या करेंगे, इंटायर थिकनेस एक्यूपर की जो है उसको कट करते हुए जो है बने होंगे। वाई, बिकॉज वी वांट वाटर यूनिफॉर्म, ओके, वी वांट वाटर इंटर वाटर यूनिफॉर्म कंडीशन इन अ वेल फ्रॉम द साइड, है ना। देखो पेनिट्रेटिंग वेल बनेंगे तो क्या कंडीशन होती है, पेनिट्रेटिंग वेल क्यों बनना चाहिए, बेसिकली ये इन लोगों ने बताया। क्या होता है जैसे हम लोग वेल फॉर्मेशन करते हैं तो जमीन के उतने नीचे केवल मशीन जा सकती है, कोई व्यक्ति तो नहीं जा सकता। अगर हम कन्फाइंड एक्यूपर तक चले गए, कोई एक फिजिकल व्यक्ति चले गया तो वो तो भाई गया, हाँ, क्योंकि वहां ना तो ऑक्सीजन वाटर होता है। लेकिन तो भाई एक मशीन अगर जा रही है तो मशीन जा रही है तो हम लोग कुछ एक अमाउंट ऑफ लेवल तक उसको ले सकते हैं। मान लो दिस इज द कन्फाइंड एक्यूपर, तो मशीन से हम लोग जो एक अंदाजन जो है नीचे तक आते हैं। पहले बार पत्थर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनों के थ्रू उसको जो तोड़ते हैं, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या कर रहा है कि हम कुछ इतने डिस्टेंस तक ही गए, कुछ इतने डिस्टेंस तक ही गए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर वेल में पानी आएगा, जैसे ही इस तरीके से क्या होता है फ्लो होता है कन्फाइंड, है ना, इस तरीके से फ्लो होता है और इस तरीके से आपका वाटर फिर इस वेल के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक assumption माना कि या तो ये यूनिफॉर्म ही होता है। बेसिकली अगर आप देखोगे इन द एक्चुअल कंडीशन ये यूनिफॉर्म ही होता है, कोई भी जो है इसको नहीं मान सकता। लेकिन ड्यूपिट ने कहा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर द स्टेडी कंडीशन कि वेल जो होगा वो कट होगा इंटायर थिकनेस ऑफ एक्यूपर जो होगी, है ना, वो हम लोगों को वहां पर यूनिफॉर्म फ्लो चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म मतलब कि सभी डायरेक्शन से सेम पानी जो है वेल तक आ रहा है और वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो वो जो होगा केवल फुली पेनिट्रेटिंग वेल की अगर बनाएंगे तभी जाकर के वो कंडीशन को जो है फुलफिल कर पाएगा। थर्ड असम्पशन था कि वेल जो होगा फुली पेनिट्रेटिंग वेल एक्यूपर आप लोगों के बने होंगे, है ना। ये भी आप लोगों को याद रखना। तो इस तरीके का वेल होगा तभी जाकर के आपका वेल बनेगा। इफ वाटर टेक हाफ डेप्थ ऑफ वेल वर्टिकल फ्लो कम्स, है ना। अगर हम लोग जैसे वर्टिकल फ्लो उसमें फिर हम लोगों को लेना पड़ता है, हाँ। जैसे अगर हमने क्या किया, फुली पेनिट्रेटिंग वेल था तो मान लो ये दोनों लेयर को कटते हुए जो है आगे की ओर बढ़ा, तो यहाँ से जो पानी आएगा, यहाँ से जो पानी आएगा वेल के अंदर गया। लेकिन फुली नहीं लिया हमने, क्या लिया, हाफ वेल लिया, है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, हाफ वेल फॉर्म किया इस तरीके से। तो यहाँ पर भी एक फ्लो जो है क्रिएट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल फ्लो। तो भाई फिर हमारा जो है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनने लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स तो करना ही नहीं है ना हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स बनाना ही नहीं है, हमको इजीएस्ट वे में सॉल्व करना था। तो फिर ये भी हम लोगों ने एजम्पशन माना।
जो फ्लो हो रहा है इन एक्यूफर वो हम लोगों ने बोला कि वो हॉरिजॉन्टल फ्लो है ना। एक्यूफर के अंदर जितना भी फ्लो हो रहा है सर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, ये भी हम लोगों ने माना है ना। वर्टिकल वेलोसिटी इस कंडीशन में नेग्लिजिबल लिया हम लोगों ने। वर्टिकल वेलोसिटी जो होती स्मॉल थी और नेग्लिजिबल थी, तो ये चीजों को भी हमने एजम्पशन के थ्रू इसमें माना है ना। ये कुछ एजम्पशंस थे जो बेस पे हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। और जो अगला एजम्पशन था वो बोला कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू द पीजियोमेट्रिक सरफेस। जो भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, पीजियोमेट्रिक सरफेस के बराबर में होगा। ये भी आप लोगों का एजम्पशन था कि स्लोप जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्चार्ज आप लोगों का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ये हम लोगों ने माना है ना। तो बेसिकली ये भी एक अजम्पशन ही है ना, कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगी वेल में वैसे वैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा है ना। तो ये भी एक असम्पशन ही है, तो ये भी हम लोगों को मानना पड़ा फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगला जो असम्पशन था कि स्टेडी स्टेट एग्जिस्ट, कि जो स्टेडी स्टेट होती है वो एग्जिस्ट करती है। डिस्चार्ज एंड ड्रॉ डाउन डू नॉट चेंज विद द टाइम है ना, ये चीजें आपकी एग्जिस्ट करती। ये सारी चीजों को हम लोगों ने माना फॉर द कन्फाइंड एक्यूफर। ओके, तो ये 7 आप लोगों के assumptions थे जो कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट थे है ना। ये आप लोग जब बुक से पढ़ोगे तो आप लोगों को और ज्यादा चीजें क्लियर होगी है ना, यहाँ से भी क्लियर। अब देखो क्या होता है, जैसे आपने लेक्चर समझ लिया, अब आप बुक उठा के देखो, आपको पूरी चीजें एक बार में क्लियर देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ ये चीजें हो रही थी, ऐसा ऐसा था। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बुक में भी दिया रहता है ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल चीजें ज्यादा समझाना पड़ता है, दैट्स वाई चीजें रखना पड़ता है चीजें है ना। तो बेसिकली ये ड्यूबिट एजम्पशन था। अब यहाँ से हमारा जो है फॉर्मूला डिराइव्ड होता है। अब बेसिकली अगर मैं इसको समझाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसको मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वेल फॉर्मेशन बनाते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसमें होती है, S1 S2 S3, ये इस तरीके का डायग्राम है। उसके बाद में लास्ट में जाकर के हम लोग ने डिराइव्ड किया है फॉर्मूले को। फॉर्मूला डिराइव्ड करके जो हमारा लास्ट जो मेन फॉर्मूला बनता है बेसिकली ये, कितना डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द स्टेडी स्टेट कंडीशन फ्रॉम द अनकन्फाइंड एक्यूपर है ना, कितना डिस्चार्ज होता है। तो विद द हेल्प ऑफ द डिस्चार्ज हम लोगों ने इस तरीके का इक्वेशन निकाला। ये आपका लास्ट में इक्वेशन निकलता है, इसको मैं पूरा कल क्लियरली समझाऊंगा किस तरीके से निकलता है, कैसे हमने एजम्पशन, कैसे हमने जो है डिराइव किया। बेसिकली ये सारी चीजों को हम लोग कल देखेंगे है ना। ये सारी चीजें देखेंगे, ट्रांसमिसिविटी निकाल के फिर दूसरा भी फॉर्मूला आपका जनरेट हुआ, फिर तीसरा फॉर्मूला और हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट किया। तो बेसिकली ये सारी चीजों को अब मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो हाफ एंड आवर तो इसमें कंप्लीट लगने ही वाला है ना। तो ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करते, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं ना चीजों को। कल क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कल हम लोग ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। किसका नाम है, स्टेडी स्टेट ऑन द कन्फाइंड एक्यूपर। इसके लिए जो इक्वेशन थी उसको यूज करेंगे और नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गेट में पूछे हुए। दूसरा, अब देखो, जो कन्फाइंड एक्यूपर होता है उसी के सिमिलर होता है अनकन्फाइंड में भी। जो आपका अनकन्फाइंड एक्यूपर होता है, अनकन्फाइंड एक्यूपर में भी आपको स्टेडी स्टेट कंडीशंस को पढ़ना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग जो है कल जो है देखेंगे। और गेट के न्यूमेरिकल्स जो है मैक्सिमम सॉल्व करेंगे है ना। बस इतनी ही चीजें होती है, ज्यादा इसमें मैक्सिमम चीजें नहीं है। उसके बाद फिर पंप हमारा स्टार्ट हो जाएगा, पंप भी पढ़ेंगे डिप में है ना। तो ऐसे ही 1 बाय 1 चीजें करते रहेंगे। काम बस ये करना है कि डेली बेसिस पे जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको बस आप डेली बेसिस पे जो है कंप्लीट करते जाइए है ना। डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है बस। देखो एक लेक्चर है, 1 घंटे में 3 से 4 पेजेस ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो बस उतना ही तो आपको लिखना है और नोट्स स्टार्ट कर दो बनाना। हाँ, जो खाली समय बच रहा है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट करो है ना। 1-2 घंटा निकालना बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो लाइफ चेंज करना है अगर आपको अपनी, तो ये चीजें करना पड़ेगा है ना। गेट एक ऐसी एग्जाम है जो कि आप लोगों को जो है केवल आप लोगों का फ्यूचर आगे जो है चेंज कर सकती है ना। ओनली द गेट एग्जामिनेशन, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो केवल गेट के थ्रू ही आप लोग अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं ना। और अगर आप जेआरएफ वगैरह की भी एग्जाम देते हो तो उसमें भी जो है यही सिमिलर टॉपिक्स होंगे है ना। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ गेट यू कैन चेंज योर लाइफ। ओके, तो इसके लिए फिर मेहनत भी करना पड़ेगा, बराबर मेहनत करना पड़ता है, 1 साल हमको कम्प्लीटली देना पड़ता है। जो जो चीजें डेली बेसिस पे पढ़ाई जा रही है डेली बेसिस पे करते करते रहो है ना, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम लोग केवल ये ग्राउंड वाटर स्टार्ट किए, ग्राउंड वाटर के बाद में अभी इरिगेशन है, फिर ड्रेनेज, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, फिर फार्म पावर है, मशीनरी है ना। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो 10-10 दिन तक चलने वाले टॉपिक्स। नंबर्स ऑफ कंसेप्ट पढ़ोगे, नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे, नंबर्स ऑफ फॉर्मूलेस पढ़ोगे, नंबर्स ऑफ चीजें देखना पड़ेगा अभी क्या क्या चीजें होती है। कई चीजें समझ में आएगी, कई चीजें ऊपर से जाएगी है ना। तो इसी वजह से जो है जो चीजें साथ में चलती रहती, जो चीजें साथ से आप लोग कवर करोगे वो ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। साथ साथ में चलने का मतलब कि चीजें आपकी जल्दी से जो है कंप्लीट हो जाएगी। जो भी डाउट होगा, जैसे आज पढ़ रहे हैं तो उसी का डाउट होगा तो कल आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं
है ना? फिर आप पढ़ोगे, बहुत आगे जाने के बाद जब पढ़ोगे तो फिर वहां पर डाउट भी जो है हम लोगों को पता ही नहीं रहता कि पढ़ाया क्या गया था, है ना? लेक्चर तो रहते हैं लेकिन फिर क्या क्या चीजें पढ़ो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डालने का रीजन यही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने ऐड कर दिया है कंप्लीट। एक लेक्चर हर दिन 1 घंटा आप लोग देखिए, पीडीएफ से जो है सॉल्व करना स्टार्ट करें। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका कैलकुलेशन इंक्रीज करेगा। मैथ्स पढ़ने से हमारा कैलकुलेशन इंक्रीज होता है, कैलकुलेशन करना हम लोग मोस्टली सीखते हैं। तो जितना भी टेक्निकल पढ़ोगे तो वहां पर आपका वो कैलकुलेशन जो है वर्क करवाएगा, है ना? और इन द गेट एग्जामिनेशन इफ यू सी द वेटेज ऑफ द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो 25 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पूछा जाता है। 25